सरीसृप जंतुओं का युग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 युगों के नाम दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि सरीसृप जंतुओं का कौन सा युग है। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर सही होगा सी, मीसोजोइक महाकल्प, यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज मीसोजोइक इरा। आप लोगों को बता दें कि मीसोजोइक महाकल्प का प्रारंभ लगभग 24.8 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और इसकी अवधि लगभग 18.3 करोड़ वर्ष की थी। बता दें कि इसे सरीसृपों का युग भी कहा जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सरीसृपों का उद्विकास अपनी चरम सीमा पर था और इनकी विभिन्न जातियां जलीय, स्थलीय और वायवीय तीनों प्रकार से वास करती थी, तीनों प्रकार से रहती थी और संपूर्ण पृथ्वी पर इनका प्रभुत्व था, यानी मीसोजोइक महाकल्प का प्रभुत्व था। आपको बता दें कि मीसोजोइक महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया है। कभी इस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो इस महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया है, ट्रायेशिक, जुरैसिक और क्रिस्टेशियस। ट्रायेशिक, जुरैसिक और क्रिस्टेशियस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लैमार्कवाद का आधार है। लैमार्कवाद का आधार क्या है बताना है। आंसर सही होगा इसमें डी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। आपको बता दें कि लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद या कह लीजिए कि जैव विकास या एवोल्यूशन का फुल चैप्टर मेरे चैनल में अपलोडेड है, लेक्चर सहित। आप लोग जाकर के देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा संपूर्ण चित्र सहित लेक्चर को समझाया हुआ है, तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी थोड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं कि सन 1809 ईस्वी में जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने फिलासफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में, ये इनकी पुस्तक का नाम है, किसकी? लैमार्क की पुस्तक का नाम, याद रखेंगे कभी पूछ लिया जाए तो। फिलासफिक जूलॉजिक पुस्तक में इन्होंने जैव विकास की परिकल्पना प्रस्तुत की थी और इसे लैमार्क का सिद्धांत भी कहा जाता है या उसे ही लैमार्कवाद कहा जाता है, लैमार्किज्म कहा जाता है। और ये 4 मूल धारणाओं पर आधारित थी। 4, पहला बड़े होने की प्रवृत्ति, फिर वातावरण का सीधा प्रभाव, फिर अंगों का अधिक या कम उपयोग का प्रभाव और चौथी थी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? अब देखिए, आप लोग तुरंत बता लेंगे कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था, तो बताएंगे सी वाला, लैमार्क के सिद्धांत का मुख्य बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का युग है। मछलियों का कौन सा युग है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर सही होगा डी, डिवोनियन कल्प। डिवोनियन कल्प मछलियों का युग कहा जाता है। और आपको यहीं पर बता दें कि ये तो क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था और इसके पहले सेम यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग घुमाकर पूछा गया था। ये देखिए कि मछलियों का युग कहा जाता है, तो इस पे भी आंसर कौन सा सही होगा? पहला, डिवोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है। यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ वाज परफॉर्म्ड बाय। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया था और इसका आंसर सही होगा मिलर। कुछ भी बताने से पहले आपको बता दें कि स्टैनले मिलर का पूरा प्रयोग चित्र सहित मेरे चैनल में अपलोडेड है लेक्चर, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब थोड़ी जानकारी आपको बता देते हैं कि प्रबल ऊर्जा की उपस्थिति में, यानी प्रबल ऊर्जा थी, उसकी उपस्थिति में मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और अमोनिया के संयोजन से, उसको मिलाकर कहने का मतलब है अमीनो अम्ल, सरल शर्कराओं और अन्य कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण स्टैनले मिलर ने किया था। और स्टैनले मिलर का यह प्रयोग ओपेरिन की रासायनिक उद्विकास के बाद जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना को सिद्ध करता है। आगे पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल से वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसने प्रायोगिक आधार पर बताया कि नया जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही आता है? ये किसने बताया था? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका आंसर होगा पहला, एफ रेड्डी ने बताया था। यानी सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया था कि नया जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही आता है, जो पहले से जीवन उपस्थित है। और आर बिरको ने बताया था कि नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है। ये आर बिरको ने बताया था, बी वाला जो ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया, ये बताना है। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था। तो इसका आंसर सही होगा पहला, ईवी हिकल ने बायोजेनेटिक नियम प्रस्तुत किया था। और इसके अनुसार किसी जाति के जीव अपनी भ्रूणीय अवस्था में अपने पूर्वजों के जीवन इतिहास को दोहराते हैं। इन्होंने क्या बताया कि किसी जाति के जो जीव होते हैं वो अपनी भ्रूणीय अवस्था में अपने पूर्वजों के जीवन इतिहास को दोहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा जा सकता है? भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पूछा गया है। तो इसका आंसर सही होगा सी, 5 महाकल्प में बांटा जा सकता है। 5 महाकल्प कौन कौन से होंगे? तो पहला है आर्कियोजोइक, दूसरा प्रोटीरोजोइक, तीसरा पैलियोजोइक, चौथा मीसोजोइक, पांचवा सीनोजोइक। तो ये 5 महाकल्प हैं। कौन कौन से? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ये प्रश्न पूछा गया था कि भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा गया है? तो 5 महाकल्पों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक महाकल्प है। आधुनिक महाकल्प कौन सा है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि आधुनिक महाकल्प कौन सा है। द रिसेंट इरा इज, आंसर सही होगा पहला, सीनोजोइक महाकल्प आधुनिक महाकल्प है। और आपको बता दें कि इसे नूतन जीवी भी कहा जाता है, नूतन जीवी। और इसका प्रारंभ शैल पर्वत क्रांति के बाद से लगभग 6.50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। शैल पर्वत क्रांति के बाद से 6.50 करोड़ यानी 50 करोड़ वर्ष पूर्व, तो ये लगभग में है। और इस महाकल्प को स्तनियों, कीटों एवं आवृत बीजी पादपों का युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि स्तनधारियों का युग किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर सही होगा सी, सीनोजोइक युग को स्तनधारियों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास की व्यवस्था करने वाला आधुनिक सिद्धांत है। जैव विकास की व्यवस्था करने वाला यानी द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन्ड एवोल्यूशन इज, आंसर सही होगा इसमें डी, संश्लेषणात्मक सिद्धांत या सिंथेटिक थ्योरी। आप लोगों को बता दें कि जैव विकास की आधुनिक सिंथेटिक थ्योरी या संश्लेषणात्मक सिद्धांत की नींव डोबझांस्की की पुस्तक आनुवंशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति, ये पुस्तक का नाम था। किसकी पुस्तक है? डोबझांस्की की। इनकी पुस्तक का नाम आनुवंशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति, इससे पढ़ी। और इसे यह नाम किसने दिया? जूलियन हक्सले ने दिया था, जूलियन हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है? कपाल क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका आंसर सही होगा डी, क्रोमैग्नन मानव की कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है। आपको बता दें कि क्रोमैग्नन मानव की कपाल क्षमता का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी सबसे अधिक, और लगभग में कितनी? 1600 सीसी थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान और सभ्य थे, इसलिए मानते हैं। और आधुनिक मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? तो आधुनिक मानव की कपाल क्षमता 1350 से 1500 सीसी थी। और नियंडरथल मानव की अगर पूछा जाए तो नियंडरथल मानव की लगभग में 1400 से 1450 सीसी थी। और अगर पेकिंग मानव की पूछ लिया जाए तो पेकिंग मानव की 850 से 1300 सीसी थी। और आपको बता दें कि क्रोमैग्नन मानव के जीवाश्म सबसे पहले मैग्रेगर को फ्रांस में क्रोमैग्नन के शिलाखंडों से मिले थे। किससे? क्रोमैग्नन के शिलाखंडों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है को कहा जाता है? यानी वनस्पति विज्ञान की ऐसी शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है उसे क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें बी, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पैलियोबॉटनी का पिता किसे समझा जाता है? पैलियोबॉटनी का पिता किसे समझा जाता है?
आंसर सही होगा इसमें बी, बीरबल साहनी को पैलियोबॉटनी का पिता समझा जाता है। आपको बता दें कि भारत में पैलियोबॉटनी का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी बीरबल साहनी को कहा जाता है और इनका जन्म सन 1891 ईस्वी में पंजाब में हुआ था और इनके अथक प्रयासों से वर्ष 1946 ईस्वी में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की स्थापना लखनऊ में हुई थी और इनकी मृत्यु वर्ष 1949 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर सही होगा इसमें बी, पैलियोबॉटनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट स्थित है, कहां पर स्थित है? आंसर सही होगा सी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोबॉटनी शोध संस्थान स्थित है, पैलियोबॉटनी शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2009 पीजीटी में कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। आंसर सही होगा पहला, सेवाल राइट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, सेवाल राइट। और इसी को सेवाल राइट प्रभाव भी कहा जाता है, सेवाल राइट प्रभाव। और इसमें था क्या, तो इसके अनुसार जब जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्राकृतिक आपदाओं या कह लीजिए कि माइग्रेशन के कारण विस्थापित हो जाता है तो कुछ आनुवंशिक लक्षण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, क्या होती है? ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, आंसर सही होगा इसका पहला, छोटी जनसंख्या। और जेनेटिक ड्रिफ्ट को जीनी अपवहन भी कहा जाता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट छोटी आबादी पर लागू होती है जहां पर छोटी जनसंख्या